श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के पन्नों में छिपी हुई एक ऐसी महिला से परिचय कराने जा रहा हूं, जो एक नाचने वाली लड़की से लेके भारत में पहली रोमन कैथोलिक शासक यानी फर्स्ट रोमन कैथोलिक रूलर बनी। इस महिला का नाम इतिहास में बेगम समरू के नाम से मशहूर हुआ। कुछ लोग बेगम सुमरू भी कहते हैं। ये बेगम सुमरू कौन थी? इसका जन्म कहाँ हुआ? कैसे ये बेगम बनी? मुगल कालीन इतिहास में इसकी क्या भूमिका रही और इसने ऐसा कौन सा काम किया कि भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के रोमन कैथोलिक समाज में आज भी इसका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। श्रोताओं, यदि ये मेरी कहानी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं लगभग 275 साल पहले भारत में ले चलता हूं। सन 1750 के आसपास की बात है कि मेरठ के एक कस्बे में, जिसका नाम कुटाना है, वहाँ एक कुलीन मुगल परिवार के व्यक्ति असद अली खां के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया फरजाना। इसकी माँ जद्दन बाई जो थी, वो कश्मीरी मूल की महिला थी। लगभग 10 साल बाद इसके पिता की मृत्यु हो गई और इस लड़की का एक सौतेला भाई था जो काफ़ी बड़ा था। वो इसकी माँ और इस लड़की को बहुत परेशान करते थे और एक दिन उसी से परेशान होकर इन लोगों ने कुटाना में जो अपना घर था वो छोड़ दिया और ये दिल्ली के लिए चल दी। लगभग 10 दिन पैदल चलकर ये लड़की अपनी माँ के साथ दिल्ली आई और कश्मीरी गेट के पास किसी सराय में ये लोग ठहर गए। कहते हैं जब ये दिल्ली आई, इसकी माँ तो ये बहुत बीमार थी, इसको बहुत तेज़ बुखार था। और अगले दिन जब ये जामा मस्जिद की ओर गई तो कहते हैं वहीं सड़क पर इस महिला की मृत्यु हो गई, इसका इंतकाल हो गया। ये लड़की रो रही थी। उसी समय वहाँ से दिल्ली की जो मशहूर चावड़ी बाजार की तवायफ थी, नाचने वाली थी, जिसका नाम खानम जान था, उसकी पालकी गुजर रही थी। इस महिला का नाम, खानम जान का नाम, बहुत सारी किताबों में मिलता है। ये उस समय दिल्ली की बहुत प्रसिद्ध तवायफ थी। इसके कोठे पे महफिलें लगती थी और दिल्ली के बड़े बड़े अमीर, उमराव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े जो अफसर थे वो यहाँ पर आया करते थे इन महफिलों में। ये बड़े धार्मिक विचारों वाली और बहुत ही सज्जन महिला थी। जब इसने देखा कि कोई लड़की रो रही है तो ये अपनी पालकी से उतर के वहाँ गई और जैसे ही इसने इस औरत को देखा, ये इस औरत को पहचान गई। दरअसल इस औरत का नाम जद्दन बाई था। ये कश्मीरी मूल की महिला थी और ये पहले भी खानम जान के कोठे पे नाचने गाने का काम कर चुकी थी। इसने इस लड़की को अपने साथ लिया और इसकी मां का अंतिम संस्कार कराया मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार और अपने कोठे पर ये इस लड़की को लेकर आ गई। और वहाँ पर ये लड़की जो है नाचने गाने का काम सीखने लगी।
अब हम इस कहानी की दूसरी कड़ी को जोड़ते हैं। लगभग 1750 की बात है कि यूरोप से, कुछ लोग कहते हैं ऑस्ट्रिया से, कुछ लोग कहते हैं लक्समबर्ग से, कुछ लोग कहते हैं जर्मनी से, वाल्टर रेनहार्ड नाम का एक नौजवान फ्रांस की नेवी में भर्ती होकर और नेवी के जहाज में बैठ के पौंडीचेरी आ गया। ये बहुत गरीब परिवार का था। इसके पिता पत्थर तराशने का काम करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रिया से आया, कुछ लोग कहते हैं लक्समबर्ग से आया, जर्मनी से आया, लेकिन ये जर्मन मूल का व्यक्ति था। जब ये पौंडीचेरी में आया तो उस समय वहाँ पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। ये फ्रांसीसियों का एक उपनिवेश था। कुछ दिन ये वहाँ रहा फ्रांसीसियों की फ़ौज में, और उसके बाद वहाँ से छोड़कर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में भर्ती हो गया। वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा। ये बड़ा महत्वाकांक्षी था। और उसके बाद ये बंगाल के नवाब मीर कासिम की फ़ौज में भर्ती हो गया। वहाँ पर इसने जो मीर कासिम के फ़ौज थी उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया यूरोपियन स्टाइल से, और बहुत सारे यूरोपियन सैनिकों की भर्ती की, भारतीय सैनिकों की भर्ती की, और एक बहुत बड़ी बटालियन बनाई और स्वयं उसका कमांडर बन गया। इसी बीच हालांकि मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने ही बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन व्यापार की मालगुजारी और टैक्स के वजह से अंग्रेज़ जो है व्यापार पे मीर कासिम को कोई टैक्स नहीं देना चाहते थे, जबकि मीर कासिम ने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात पे दोनों का मतभेद हो गया, और पटना में जो रेजिडेंट कमिश्नर था विलियम एलिस, उसने पटना के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा कर लिया। उस समय बिहार, उड़ीसा ये सब बंगाल के अंतर्गत थे। मीर कासिम ने एक बहुत मजबूत फौज लेकर इस जर्मन मूल के व्यक्ति को, वाल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे को, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पटना में भेजा। वाल्टर रेनहार्ड ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। न केवल अंग्रेज़ों को हराया, बल्कि 150 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। इतिहास में ये पटना के नरसंहार के नाम से मशहूर है। अंग्रेज़ ने इसको बूचर ऑफ पटना का नाम दिया, और अंग्रेज़ इसके जानी दुश्मन बन गए। थोड़े ही दिन बाद मीर कासिम का पतन हो गया। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की हार हो गई, और ये वहाँ से भाग के अवध के नवाब के पास चला गया। कहते हैं अवध के नवाब से इसने बहुत पैसा वसूल किया, और उस पैसे से इसने जो है एक बहुत बड़ी भाड़े की फ़ौज खड़ी की। इसमें बहुत सारे यूरोपियन सैनिकों को भर्ती किया, और भारत में जो मार्शल रेस थी, जाटों को इसने अपनी फ़ौज में भर्ती किया, और एक बहुत मजबूत भाड़े की फ़ौज, मर्सनरी आर्मी जिसको बोलते हैं, वो बना ली। और जो भी राजा, रईस, सरदार, उमराव इसको पैसे देते थे, इसकी फ़ौज उन्हीं की तरफ से लड़ा करती थी। वहाँ से ये बरेली आया, बरेली से आगरा, और फिर दीग में जो जाटों के राजा थे उनके यहाँ ये कमांडर बन गया। उन दिनों आगरा के ऊपर जो था मुग़लों का अधिकार नहीं था, ये जाटों का इसमें अधिकार था। और मुग़लों ने नजफ़ अली के साथ, और नजफ़ अली जो इनका सेनापति था, उसको बहुत बड़ी फ़ौज लेके आगरा को जाटों से खाली कराने के लिए भेजा। ये जो वाल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे था, ये जाटों की तरफ से तो लड़ा, लेकिन कहते हैं, ऐसा इतिहासकारों का कहना है
कि नजफ़ अली खान ने इसको बहुत बड़ी घूंस दे दी और इसको अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा ये हुआ कि जाटों की हार हो गई, उनको आगरा छोड़ना पड़ा और आगरे के ऊपर मुग़लों का अधिकार हो गया। और मुग़ल लोग इसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए, वो इसको अपने साथ दिल्ली ले आए। कहते हैं एक दिन ये शाम को खानम जान के कोठे पे गया, महफिल में बैठने के लिए गया, और वहाँ जब इसने फरजाना नाम की लड़की को देखा तो इसने तुरंत उसको मुँह मांगा दाम देकर अपने साथ ले आया और वो इसके साथ रहने लगी। कहते हैं कुछ दिनों बाद इसने उससे अपनी शादी कर ली, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि ये जो लड़की फरजाना थी ये इसके साथ तो रहती रही, लेकिन इसने शादी कभी नहीं की, और लड़की जो थी ये बेगम सुमरू के नाम से मशहूर हो गई। 4.5 फुट की इनका साइज था इस लड़की का, बेहद खूबसूरत थी, और ये जो है घुड़सवारी सीखने लगी, सेना के ऊपर नियंत्रण करने लगी, और धीरे धीरे करते करते रियासत का सारा काम जो है इसके हाथ में आ गया। इसके जो पति थे वो वहाँ आगरा में नवाब सुमरू के नाम से मशहूर हो गए, और नवाब सुमरू ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ये मांग की कि उनको कोई बहुत बड़ी जागीर दी जाए, क्योंकि उन्होंने आगरा को जीतने के लिए मुग़लों की बहुत भारी मदद की थी। ये बात 1774 की है। 1776 में मुग़ल सम्राट ने इनको एक बहुत बड़ी जागीर, सरधनी की जागीर जो थी, जो अलीगढ़ से लेके और मुजफ्फरनगर तक फैली हुई थी और बहुत ही मालदार रियासत थी। उस समय जो वार्षिक इसमें जो राजस्व की आमदनी थी लगभग 6 लाख रुपए थी, जो आज की 30 करोड़ के बराबर है। गंगा और यमुना के मैदानों में ये रियासत थी, दोआबा जिसको बोलते थे, और बहुत ही ये उपजाऊ क्षेत्र था। बेगम सुमरू और नवाब सुमरू दोनों जो है सरधने में आ गए, और सरधने में बेगम ने बहुत ही सुंदर एक महल बनवाया। मुग़ल बादशाह ने नवाब सुमरू को आगरा का सिविल और मिलिट्री गवर्नर बनाकर आगरा भेज दिया। बेगम जो है सरधना में बहुत ही मजबूती से रियासत का काम संभालने लगी। इसकी रियासत में बहुत ही बड़े बड़े योग्य व्यक्ति थे। इसके जो दीवान थे राय सिंह, वो पंडित मोतीलाल नेहरू के पितामह थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और भी बहुत सारे बड़े बड़े योग्य व्यक्ति इसकी रियासत में, इसके राजकाज में इसकी मदद करते थे। 2 साल बाद ही नवाब सुमरू की 1778 में मृत्यु हो गई। जब उसकी नवाब की मृत्यु हो गई तो कुछ लोगों ने चाहा कि ये रियासत बेगम सुमरू को ना मिले। लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं चाहते थे कि ये रियासत जो है बेगम के नाम हो, लेकिन बेगम ने अंग्रेज़ों की बहुत मदद की। कुछ अंग्रेज़ बड़े बड़े अफसरों का, अफ़गान सरदारों ने, रोहिल्ला सरदारों ने जिनको अपहरण कर लेते थे, तो उनको अनेक ऐसे अंग्रेज़ अफसरों को बेगम ने छुड़वाया और अंग्रेज़ों के सुपुर्द किया। नजफ़ अली की सहायता से, जो बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था मुग़ल राज्य में, बादशाह ने जो है सरधनी की रियासत बेगम सुमरू के नाम कर दी और इनको सनद प्रदान कर दी। बेगम सुमरू बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। अपने पति की मृत्यु के 3 साल बाद 1781 में ये आगरा गई
और वहाँ एक रोमन कैथोलिक चर्च में जाके इन्होंने बपतिस्मा कबूल कर लिया, अर्थात इन्होंने ईसाई धर्म में अपने को परिवर्तित कर लिया। ये ईसाई बन गई और इनका नया नाम हो गया जोना निबलिस। बेगम ने ईसाई बनने का जो निर्णय लिया, इसके बारे में भी इतिहासकारों की ये राय है कि बेगम चाहती थी कि मुग़ल बादशाह के साथ भी उसके संबंध अच्छे रहें, साथ साथ अंग्रेज़ों के साथ भी उसके संबंध अच्छे रहे, इसलिए बेगम ने जो है ईसाई धर्म कबूल कर लिया। इसी बीच ये जो मुग़ल कालीन पीरियड था, ये सबसे जो है कमज़ोर पीरियड था। मुग़ल बादशाह शाह आलम जो था द्वितीय, ये सबसे कमज़ोर मुग़ल बादशाह बन चुका था। इसके पास कुल 5000 सैनिक थे और इसका जो राज्य था ये दिल्ली से पालम तक ही था। एक कहावत बहुत मशहूर थी कि बादशाहते शाह आलम, बादशाहते शाह आलम आज दिल्ली ते पालम, यानी जो शाह आलम की बादशाहत है वो केवल दिल्ली से पालम तक ही है। और चारों तरफ जो रोहिल्ले सरदार थे, सिख थे और लोग भी थे, वो इसके खिलाफ आंख उठाने लगे। वो लोग ये योजना बनाने लगे कि किस तरह जो है दिल्ली की गद्दी को हथियाया जाए। और इसी बीच सन 1783 की बात है कि पंजाब के जो सिख राजा थे बाबा बघेल सिंह, वो अपने 30,000 सैनिकों को लेके दिल्ली में आ धमके। उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। हालांकि वो किले में नहीं घुसे, लेकिन वो दिल्ली में जहाँ एक मशहूर कोर्ट है, आपने नाम सुना होगा 30 हजारी कोर्ट, वहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों के साथ डेरा जमा दिया। बादशाह ने बेगम से फरियाद की, बेगम की मदद मांगी। बेगम तुरंत अपना तोपखाना लेकर अपने फ़ौज को लेकर दिल्ली पहुंची। लाल किले के बाहर बेगम ने अपना तोपखाना लगा दिया। बेगम की फ़ौज की 4 बड़ी ताकतें थी। पहली बात तो ये थी कि बेगम के पास बेशुमार दौलत थी, सेना पे खर्च करने के लिए बहुत पैसा था। दूसरा, बेगम की फ़ौज में बहुत सारे यूरोपियन नौजवान थे। तीसरा, बेगम की फ़ौज में जो हिंदुस्तान की मार्शल रेस हैं, भारी मात्रा में जाटों की संख्या थी। और चौथी बात यह थी कि बेगम के पास एक बहुत मशहूर और बहुत ही शक्तिशाली तोपखाना था, जो उस समय भारतीय जो सरदार थे, छोटे मोटे राजा थे, इनके पास तोपखाना नहीं था। तो बेगम ने अपना तोपखाना जो है लाल किले के बाहर लगा दिया बघेल सिंह के खिलाफ, और बघेल सिंह के पास संदेश भेजा कि वो राजा से जो है वो संधि कर ले। आखिर में फैसला हुआ। मुग़ल बादशाह ने दिल्ली में 8 गुरुद्वारे बनाने के लिए बाबा बघेल सिंह को परमिशन दी, इजाज़त दी, और उनको बहुत सारा पैसा देकर पंजाब के लिए विदा कर दिया। बघेल सिंह अपनी फ़ौज लेके वापस पंजाब चले गए। इसके 5 साल बाद एक बहुत ख़तरनाक रोहिल्ला सरदार था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर की और मुग़ल बादशाह की पुरानी दुश्मनी थी। वो अपनी फ़ौज लेके दिल्ली में आ धमका, और न केवल दिल्ली में आ धमका, मुग़ल बादशाह के जो सुरक्षा के इंचार्ज थे उनसे मिल गया और ये लाल किले के अंदर घुस गया। लाल किले के अंदर घुस के इसने बहुत कत्लेआम किया। मुग़ल बादशाह के खजाने को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों की इसने हत्या की, और अति तो तब हो गई जब इसने मुग़ल बादशाह शाह आलम को अंधा कर दिया। मुग़ल बादशाह ने बेगम समरू और महादजी सिंधिया जो थे मराठा सरदार,
उनसे मदद मांगी, उनसे फरियाद की कि वो आएं और इसको बचाएं। दोनों लोग गए। बेगम बहुत तेज़ी से दिल्ली की ओर अपनी फ़ौज लेके गई और किले में घुस के सबसे पहले तो इसने गुलाम कादिर को जो है बाहर निकाला। उसने हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसने यहाँ तक प्रस्ताव भेजा बेगम सुमरू के पास कि वो बेगम सुमरू से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन बेगम सुमरू ने बादशाह के साथ वफादारी की और उसको महल से, लाल किले से बाहर खदेड़ दिया। इसी बीच जो मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया, वो आ गए। उन्होंने इसका पीछा किया। ये सहारनपुर की तरफ को भागा और कहते हैं मेरठ के पास बामनौली नामक एक स्थान पर, वहाँ पर इसको पकड़ लिया, इसको कैद कर लिया गुलाम कादिर को। मुग़ल बादशाह ने ये समाचार भिजवाया कि इसको मार दिया जाए और इसकी आंख निकाल के बादशाह को भेंट की जाए। महादजी सिंधिया ने इसको मार दिया और कहते हैं इसकी आंख निकाल के एक डिब्बे में रख के वो बादशाह को भेंट की। तो इस तरह बेगम ने जो है अनेकों बार मुग़ल बादशाह की मदद की। मुग़ल बादशाह इसको अपनी पुत्री के समान मानते थे। श्रोताओं, लाल किले, ये जो चांदनी चौक है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बाग था मुग़लों का। मुग़ल बादशाह ने वो बाग जो है बेगम सुमरू को दिया। बेगम सुमरू ने एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर महल बनाया। आज जो दिल्ली में भागीरथ पैलेस है, जो बिजली के सामान का और दवाइयों का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और वहाँ स्टेट बैंक की बिल्डिंग है। ये राष्ट्रीय धरोहर है स्टेट बैंक की बिल्डिंग। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बेगम सुमरू के महल का ही हिस्सा है। बहुत सुंदर महल बनवाया यूरोपियन स्टाइल से बेगम सुमरू ने। बाद में बेगम के जो वारिस हुए, उन्होंने इसमें एक बैंक बनाया, बैंक ऑफ दिल्ली एंड लंदन के नाम से बाद में ये मशहूर हुआ। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद ये एक दिल्ली के बहुत मशहूर व्यापारी थे लाला चुन्नामल, उन्होंने ये ख़रीद लिया और फिर ये भारत सरकार के पास आया और 1935 से लेके 55 तक 20 साल इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर रहा और बाद में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया। आज ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पुरानी ब्रांच है और सबसे बड़ी ब्रांच है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन इसी बैंक से बनती है और 2002 में ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित की गई। 1857 के गदर की बात है, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसमें इस बिल्डिंग को क्रांतिकारियों ने घेर लिया और इसके जो अंग्रेज मैनेजर थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटियों की हत्या कर दी। ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। इसके बाद बेगम सुमरू ने 1822 में सरजने में एक बहुत सुंदर चर्च बनवाया और इस चर्च के जो आर्किटेक्चर थे वो इटली के थे और रोम में जो वेटिकन सिटी में चर्च है उसी के नक्शे के आधार पे ये चर्च का नक्शा बनाया गया और इसकी में जो सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां लगी हैं वो भी इटली के जो उस समय के सबसे बड़े कारीगर थे, उन लोगों ने, विसेंजा नाम का एक वहाँ शहर है, वहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई गई। ये मूर्तियाँ इटली से पानी के जहाज़ में कलकत्ता लाई गई। कलकत्ता से नाव में, बड़े बड़े नाव में गंगा के सहारे मेरठ तक लाया गया और फिर इनको बैलगाड़ियों में सरधने तक ले जाया गया। ये छोटी मोटी मूर्तियाँ नहीं थी, 18-18 फुट की मूर्तियाँ थी। और ये जो चर्च है ये उत्तर भारत में जो है रोमन कैथोलिकों को बहुत शानदार चर्च में है। मैं एक और घटना बेगम से संबंधित आपको बताना चाहता हूँ कि दो ऐसे अंग्रेज अफसर थे, एक आयरिश थे
और एक फ्रेंच थे, यूरोपियन अफसर थे। कहा जाता है कि जिन लोगों का बेगम से प्रेम था, एक का नाम था जॉर्ज थॉमस और दूसरे जो ये आयरिश थे, और जो दूसरे थे इनका नाम था ली वेसल्ट, ये फ्रेंच थे। कहते हैं एक बार 1793 की बात है, बेगम ने चुपचाप गुप्त रूप से जो ये फ्रांसीसी अफसर थे इनके साथ शादी कर ली। बेगम की फौज में बगावत हो गई। ये दोनों लोग जो है वहाँ से भाग लिए, अवध के नवाब के पास शरण लेने के लिए भागे। जो ली वेसल्ट थे वो घोड़े पर सवार थे और बेगम पालकी में थी। कुछ ही दूर पर पता चला कि बेगम ने छाती में छुरा घोंप के आत्महत्या करने की कोशिश की। जब इनके प्रेमी को पता चला, ली वेसल्ट को, तो उसने भी रिवाल्वर निकाल के अपने गोली मार ली। उसमें जो ली वेसल्ट था उसकी तो मौत हो गई, लेकिन बेगम बच गई। कहते हैं बेगम को बहुत टॉर्चर किया गया इनकी आर्मी ने, लेकिन जो इनका पूर्व प्रेमी था वो भी एक बहुत बड़ी रियासत का मालिक था, जॉर्ज थॉमस, वो आया अपनी फ़ौज लेकर और उसने इनकी रक्षा की और दोबारा इनको सर्जनी की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार लगभग 1836 में 82 साल की उम्र में बेगम का इंतकाल हुआ। और जिस समय बेगम की मृत्यु हुई इनके पास बेशुमार दौलत थी। कहते हैं कि 1953 में उसकी जो वैल्यू थी, उसकी जो कीमत थी, वो 18 बिलियन डच मार्क थी। इस संपत्ति को लेके जो इनके पति थे वाल्टर रेनहार्ट, उनके वंशजों में और ब्रिटिश हुकूमत में बहुत समय तक मुकदमा चलता रहा। इसका क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे बेगम सुमरू इतिहास के पन्नों में गुम हो गई, इसी प्रकार बेगम की जो ये संपत्ति थी ये भी गुम हो गई। इसका भी कोई ठीक तरह से जानकारी नहीं है। श्रोताओं, आपने मेरी ये कहानी ध्यान से सुनी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।